सो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज जो है वो लास्ट खत्म हुई थी। आज अपोप्टोसिस पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है अपोप्टोसिस की, इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ अपोप्टोसिस, एक्सट्रिंसिक पाथवे ऑफ अपोप्टोसिस। सो सबसे पहले व्हाट इज अपोप्टोसिस? अपोप्टोसिस होता है प्रोग्राम्ड सेल डेथ। अपोप्टोसिस होता है प्रोग्राम्ड सेल डेथ। प्रोग्राम्ड वर्ड का मतलब होता है वेल ऑर्गेनाइज्ड। प्रोग्राम का मतलब होता है वेल ऑर्गेनाइज्ड। प्रोग्राम वर्ड का मतलब होता है, हाँ जी बिल्कुल समझ सकते हो आप। क्या नाम है? सॉरी, हाँ विक्रमजीत, विक्रमजीत, सॉरी विक्रमजीत, बिल्कुल समझ में आएगा, अच्छे से समझो। वेल ऑर्गेनाइज्ड, तो क्या होता है अपोप्टोसिस? एक वेल ऑर्गेनाइज्ड है, सीरीज ऑफ स्टेप्स हैं, सिक्वेंशियल स्टेप्स हैं। सिक्वेंशियल का मतलब होता है सीक्वेंस में, एक के बाद एक। तो ये क्या है? ये सीरीज ऑफ, या फिर आप कहोगे सीक्वेंशियल स्टेप्स that ultimately lead to सेल डेथ। सीक्वेंशियल स्टेप्स है, एक के बाद एक के बाद एक स्टेप होता है, जिसका अल्टीमेट रिजल्ट होता है कि सेल डेथ हो जाती है, सेल की किलिंग हो जाती है। ये स्पेसिफिकली फाउंड होता है या फिर एक्सक्लूसिवली फाउंड इन एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स में ये होता है, एंड बेसिकली ये एक एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है। ये एक एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है। एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है। अगर हम अपोप्टोसिस की बात कर रहे हैं तो उसी से पहले कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। शुरू कर दिया तो एक बार कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कहां कहां पर अपोप्टोसिस देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आपकी इम्यून सेल्स, आपकी बॉडी में एंटीजन आता है, बॉडी इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करती है, इम्यून सेल्स उस एंटीजन को किल कर देते हैं। तो ऐसी इम्यून सेल्स जिन्होंने अपना काम कर लिया है, अपने एंटीजन को किल कर लिया है, उनका काम जब पूरा हो जाता है, उन इम्यून सेल्स को अपोप्टोसिस कर देते हैं। क्या बोला मैंने? कहां पर होता है? इम्यून सेल्स that have completed their function undergo apoptosis। तो ऐसी इम्यून सेल्स जिन्होंने अपना काम कर लिया है, अपने एंटीजन को किल कर लिया है, उनका अपोप्टोसिस हो जाता है। उसके अलावा कुछ ऐसी सेल्स जिनमें इररिप्लेसेबल डीएनए डैमेज हुआ है। अगर किसी भी सेल में डीएनए डैमेज होता है तो सेल पूरी कोशिश करती है वो डैमेज ठीक हो जाए, सेल रिपेयर हो जाए। लेकिन अगर सेल रिपेयर नहीं होती तो उस सेल को किल कर दिया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ अपोप्टोसिस। कहां पर होता है? सेल्स विद इररिप्लेसेबल डीएनए डैमेज। तो ऐसी सेल्स जिनमें इररिप्लेसेबल डीएनए डैमेज हुआ है, चाह कर भी सेल उन्हें ठीक नहीं कर पा रही है, तो वहां पर होता है अपोप्टोसिस। थर्ड एग्जांपल है, सबने डक के फीट देखे? डक के फीट देखे कैसे होते हैं? वेब्ड फीट होते हैं। इस तरीके का फीट होता है, एंड जो फिंगर्स है उनके बीच बीच में स्किन होती है। फिंगर्स के बीच बीच में स्किन होती है। कुछ इसी तरीके का होता है एम्ब्रियो हैंड।
इसी तरीके का ह्यूमंस में होता है एम्ब्रियो हैंड। तो ये जो क्या एडल्ट फॉर्म में हमारी फिंगर्स के बीच में स्किन है? नहीं। एडल्ट फॉर्म में हमारे हैंड्स के बीच में हमारी फिंगर्स के बीच में स्किन है? नहीं। तो ये जो स्केल, ध्यान से देखोगे, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ह्यूमन का जो हैंड होता है वो वेब्ड होता है, दैट इज फिंगर्स के बीच में भी स्किन होती है, लेकिन एडल्ट फॉर्म में तो फिंगर्स के बीच में कोई स्किन नहीं है। तो ये जो स्किन रिमूव हुई है, ये रिमूव हुई है बाय द प्रोसेस ऑफ अपोप्टोसिस। ये रिमूव हुई है बाय द प्रोसेस ऑफ अपोप्टोसिस। तो कुछ एग्जांपल्स पता है, जब इम्यून सेल्स अपना काम कर लेती हैं, उन्होंने जब अपने एंटीजन को किल कर दिया, उनका फंक्शन पूरा हो गया, उस पॉइंट के बाद उन सेल्स को किल किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ अपोप्टोसिस। कुछ ऐसी सेल्स जिनमें इररिप्लेसेबल डीएनए डैमेज हुआ है, उन्हें भी किल किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ अपोप्टोसिस। एम्ब्रियो के जो हैंड्स होते हैं, उनके बीच में, एम्ब्रियो के जो हैंड्स होते हैं, फिंगर्स के बीच में भी स्किन होती है, इस स्किन को रिमूव किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ अपोप्टोसिस। अपोप्टोसिस है तो उसी से मिलता हुआ टर्म होता है नेक्रोसिस, उसी से मिलता जुलता वर्ड होता है नेक्रोसिस। सो नेक्रोसिस क्या होता है? नेक्रोसिस होता है जब सेल को फिजिकल डैमेज हुआ है। नेक्रोसिस क्या है? सेल डेथ ड्यू टू फिजिकल इंजरी। फिजिकल इंजरी मतलब सेल का कोई कंपोनेंट टूट गया, जैसे फॉर एग्जांपल सेल बर्स्ट हो गई, सेल में इतना सारा पानी आ गया कि सेल फट गई, दैट इज फिजिकल इंजरी। तो सेल को कोई ऐसी इंजरी हुई है जहां पर उसका कोई कंपोनेंट जो है वो खराब हो चुका है, वहां पर होता है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस क्यों होता है? नेक्रोसिस करने वाला होता है, या फिर नेक्रोसिस इज परफॉर्म्ड बाय इम्यून सेल्स। नेक्रोसिस करती हैं इम्यून सेल्स। सब लोगों ने पस पढ़ा है, पीयूएस पस पढ़ाया जाता है, या फिर आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी हमें कहीं पर कुछ स्वेलिंग हो जाती है और उसके अंदर आपको व्हाइट कलर का फ्लूइड दिखाई देता है, उसे हम पस कहते हैं। पस में क्या है कि उस रीजन की जो सेल्स थी वो खराब हो चुकी हैं, उन्हें किल कर दिया गया है, तो वहां पर सेल डेब्रीज है, ठीक है, डेल के बचे कुछ कंपोनेंट्स हैं, उसके साथ फ्लूइड मिक्स हो चुका है, वो एक्चुअली क्या है, वहां पर नेक्रोसिस हुआ था, वहां की जो सेल्स है वो खराब हो गई थी, उन्हें किल कर दिया गया है, नेक्रोसिस कर दिया गया है। एंड जहां पर भी आपकी बॉडी में नेक्रोसिस होगा आपको पता चलेगा, ठीक है, वहां का एरिया, क्योंकि जहां पर भी नेक्रोसिस होता है वहां पर इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है और सेल स्वेलिंग होती है। एक सेकेंड रुक जाओ प्लीज, एक सेकेंड रुको प्लीज। नेक्रोसिस में इन्फ्लेमेशन क्या होती है? इन्फ्लेमेशन एक इम्यून रिस्पॉन्स होता है, इन्फ्लेमेशन एक इम्यून रिस्पॉन्स होता है, और जिस भी पॉइंट में आपकी बॉडी में जिस भी लोकेशन पर इन्फ्लेमेशन होगा वहां पर स्वेलिंग होगी, रेडनेस आएगी, हीट प्रोड्यूस होगी, फीवर आएगा, दैट इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लेमेशन। सो बॉडी में अगर कभी भी नेक्रोसिस होता है या किसी भी एरिया पे, आपने देखा होगा रेंडमली आपकी बॉडी में कहीं कहीं पर रेडनेस आ जाती है, एंड आप उसको टच करो तो आपको वहां पर पेन भी होता है, रेडनेस भी दिखती है, स्वेलिंग भी दिखती है, एंड वहां पर आपको हीट भी फील होती है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ नेक्रोसिस गोइंग ऑन। और आपकी बॉडी में कहां पर एपोप्टोसिस होगा आपको कभी पता नहीं चलेगा, एंड स्पेसिफिकली जब नेक्रोसिस होता है तो सेल में स्वेलिंग आती है, सेल फूल जाती है। सो ये है नेक्रोसिस। तो आपको पता होना चाहिए, फिजिकल डैमेज हुआ है, सेल खराब हो गई है तो वो नेक्रोसिस में जाती है, सेल का कोई कंपोनेंट खराब हो जाए दैट इज नेक्रोसिस।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अपोप्टोसिस, अपोप्टोसिस में क्या क्या होता है? सबसे पहले अपोप्टोसिस में होता है क्रोमेटिन का फ्रेगमेंटेशन। क्रोमेटिन का फ्रेगमेंटेशन जैम का फेवरेट टॉपिक है अपोप्टोसिस, हर साल एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। क्रोमेटिन का फ्रेगमेंटेशन होता है, न्यूक्लियर एनवेलप का ब्रेकडाउन होता है, सेल की साइज और वॉल्यूम श्रिंक होती है, सेल साइज एंड वॉल्यूम श्रिंक्स, उसके साथ साथ सेल का खुद ब्रेकडाउन होता है। ये हमारी एक सेल थी, ये हमारी एक सेल थी और सेल के अंदर उसके कंपोनेंट्स थे। सेल के कुछ कंपोनेंट्स थे। सेल जो है वो छोटे छोटे स्ट्रक्चर में, छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स में टूट जाती है एंड इनके अंदर सेल का जो कंपोनेंट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं एंड इन्हें हम कहते हैं अपोप्टोटिक बॉडीज। इन्हें हम कहते हैं अपोप्टोटिक बॉडीज। अपोप्टोटिक बॉडीज पर होता है ईट मी सिग्नल। अपोप्टोटिक बॉडी पर होता है ईट मी सिग्नल। अब ये ईट मी सिग्नल क्या है? ईट मी सिग्नल है, जब आपको स्ट्रक्चर ऑफ द सेल पढ़ाया था, स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ाया था, सॉरी, जब आपको स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ाया था तो वहां पर आपको बताया था कि फॉस्फाटिडाइलसिरीन जो है वो इनर लीफलेट पर होता है। ये पढ़ाया था स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर कि नॉर्मल सेल में जो आपका फॉस्फाटिडाइलसिरीन होता है वो इनर लीफलेट पे होता है। ईट मी सिग्नल पर ये जो फॉस्फाटिडाइलसिरीन है, ये जो फॉस्फाटिडाइलसिरीन है ये आउटर लीफलेट पे आ जाता है। ये जो फॉस्फाटिडाइलसिरीन है ये आउटर लीफलेट पे आ जाता है, जिसे हम कहते हैं ईट मी सिग्नल। इस सिग्नल को आइडेंटिफाई करते हैं मैक्रोफाजेस, आइडेंटिफाइड बाय माइक्रोफाजेस। माइक्रोफाजेस इन्हें आइडेंटिफाई करते हैं और ये क्या करते हैं? डाइजेस्ट कर देते हैं, डाइजेस्ट अपोप्टोटिक बॉडीज। एंड फाइनली अपोप्टोटिक बॉडीज को डाइजेस्ट करते थे। क्रोमेटिन फ्रेगमेंटेशन, क्रोमेटिन क्या होता है? डीएनए। डीएनए का फ्रेगमेंटेशन होता है, डीएनए छोटे छोटे पीसेस में टूट जाता है। और उसके साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट और क्या होता है? और होते हैं ब्लेब्स फॉर्मेशन। ब्लेब्स फॉर्मेशन, ब्लेब्स क्या है? इरेगुलरिटीज। ब्लेब्स क्या है? इरेगुलरिटीज। सेल कैसी होती है? सेल की प्रॉपर शेप होती है, सेल स्फेरिकल होती है, प्रॉपर शेप की होती है, अच्छी खासी सेल होती है। तो जब ये सेल की शेप इरेगुलर हो जाती है इन्हें हम कहते हैं ब्लेब्स। इन्हें हम कहते हैं ब्लेब्स। ये हमारी सेल है, सोच के देखो, ये हमारी एक सेल है अच्छी खासी, ठीक है। जब उसके, हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में स्केलेटन सिस्टम है, स्केलेटन सिस्टम की वजह से हमें एक प्रॉपर शेप मिली हुई है, फ्रेमवर्क मिला हुआ है। वही चीज यहाँ पर है। तो ये जो फ्रेमवर्क है, ठीक है, सेल का जो शेप है वो चेंज हो जाता है, सेल इरेगुलर शेप की हो जाती है, जैसे अमीबा होता है, ठीक है, बिल्कुल वैसी हो जाती है सेल, जिसे हम कहते हैं ब्लेब्स। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? एक सेकेंड रुक जाओ प्लीज।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अपोप्टोसिस, तो सबसे पहले क्रोमेटिन का फ्रेगमेंटेशन, दैट इज जो आपका डीएनए है वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है, पीसेस में टूट जाता है। न्यूक्लियर एनवेलप का ब्रेकडाउन हो जाता है, सेल का साइज और वॉल्यूम श्रिंक हो जाता है। तो ये फीचर याद रखना, जो आपका नेक्रोसिस है वहां पर सेल की स्वेलिंग हो रही है और अपोप्टोसिस में सेल श्रिंक कर रही है। सेल का ब्रेकडाउन होता है, सेल छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स में टूट जाता है जिन्हें हम कहते हैं अपोप्टोटिक बॉडीज। इन अपोप्टोटिक बॉडीज पर होता है ईट मी सिग्नल, दैट इज फॉस्फेटिडाइलसिडीन जो है वो आउटर लीफलेट पे आ जाता है एंड इन्हें आइडेंटिफाई करते हैं मैक्रोफाजेस, जो लास्ट में अल्टीमेटली सारी की सारी अपोप्टोटिक बॉडीज को किल कर देते हैं या कहेंगे डाइजेस्ट कर देते हैं। उसके बाद ब्लेब्स फॉर्मेशन, दैट इज जो आपकी सेल है वो इरेगुलर शेप की हो जाती है जिसे हम कहते हैं ब्लेब्स फॉर्मेशन। तो ये फिगर में दिखाया हुआ है, देखो डीएनए फ्रेगमेंटेशन हो गया, न्यूक्लियस फ्रेगमेंटेशन हो गया, सेल का फ्रेगमेंटेशन हो गया। उसके बाद पहले नॉर्मल सेल में फॉस्फेटिडाइलसिडीन अंदर की तरफ, उसके बाद बाहर की तरफ आ गया। यहां तक क्लियर? हाँ जी, यहां तक क्लियर है? बिजॉय, इससे पहले आपने कोई बैच लिया हुआ था क्या? इससे पहले कोई बैच था क्या बिजॉय आपके पास? चलो, सिग्नल्स फॉर अपोप्टोसिस। तो सेल को कैसे पता, सेल को कैसे पता कि अपोप्टोसिस करना है? तो उसके लिए होते हैं दो टाइप ऑफ सिग्नल्स, इंटरनल सिग्नल्स एंड एक्सटर्नल सिग्नल्स। इंटरनल सिग्नल्स और एक्सटर्नल सिग्नल्स। इंटरनल सिग्नल्स में अभी एक एग्जांपल्स बताया था, इरिप्लेसेबल डीएनए डैमेज हो गया, इरिप्लेसेबल डीएनए डैमेज हो गया, हाइपोक्सिया की कंडीशन हो गई। हाइपोक्सिया होता है एक्सट्रीम ऑक्सीजन डिफिशियंसी, एक्सट्रीम ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, या फिर कैल्शियम इन साइटोसॉल इंक्रीजेस। जब आप लोगों को याद है, जब आप लोगों को यूकैरियोटिक ऑर्गेनेल्स कराए थे तो वहां पर आपको बोला था कि जो आपकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है कैल्शियम को स्टोर करके रखती है, सबको पढ़ाया था। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो कैल्शियम को स्टोर करके रखती है। तो साइटोप्लाज्म में अगर कैल्शियम बढ़ जाता है, दैट इज ऑल्सो अ सिग्नल फॉर अपोप्टोसिस। सो ये कुछ एग्जांपल्स है, इरिप्लेसेबल डीएनए डैमेज हो गया, हाइपोक्सिया हो गया, एक्सट्रीम ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी, कैल्शियम का लेवल जो है साइटोसॉल में बढ़ गया। ये सभी इंटरनल सिग्नल्स हैं जिससे अपोप्टोसिस होता है। एक्सटर्नल सिग्नल्स में आते हैं साइटोकाइंस। अब ये साइटोकाइंस क्या है? साइटोकाइंस केमिकल मैसेंजर्स हैं जो आपका इम्यून सिस्टम रिलीज करता है। साइटोकाइंस क्या है? केमिकल मैसेंजर्स, केमिकल मैसेंजर्स secreted by immune cells। साइटोकाइंस वो केमिकल मैसेंजर्स हैं जो आपकी इम्यून सेल्स रिलीज करती हैं एंड दैट इज ऑल्सो अ सिग्नल फॉर अपोप्टोसिस। तो जब इंटरनल सिग्नल होता है तो फॉलो होता है इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ अपोप्टोसिस। तो जब
इंटरनल सिग्नल्स आते हैं तो फॉलो होता है इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ अपोप्टोसिस, और जब एक्सटर्नल सिग्नल होते हैं तो होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे ऑफ अपोप्टोसिस। एक्सट्रिंसिक पाथवे ऑफ अपोप्टोसिस। क्या क्या क्वेश्चन थे? नॉर्मल नहीं बेटा, नॉर्मल स्वेलिंग होती है उसमें नहीं, आपको कोई चोट लग गई तो वो अलग स्वेलिंग है और वो वाला पार्ट अलग है। मैम प्लांट्स में अपोप्टोसिस क्यों नहीं होता? अपोप्टोसिस का एक फीचर पढ़ा, सेल ब्रेकडाउन, दैट इज सेल फ्रेगमेंटेशन। अपोप्टोसिस का एक इंपॉर्टेंट फीचर है सेल फ्रेगमेंटेशन। एंड पता है ना, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है। सेल वॉल क्या करती है? सेल को होल्ड करके रखती है। तो क्योंकि वहां पर सेल वॉल है तो वहां पर सेल फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा, तो सेल फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा तो वहां पर अपोप्टोसिस भी नहीं हो सकता, इसलिए प्लांट्स में अपोप्टोसिस नहीं होता। सिग्नल्स हुए, अब आते हैं कैस्पेसिस पर। नेक्रोसिस रेगुलेटेड तो नहीं होता होगा ना मैम? रेगुलेशन, हाँ रेगुलेट तो होता होगा, बॉडी में हर एक प्रोसेस रेगुलेट होता है, तो नेक्रोसिस भी होगा। ऐसे ही रेंडमली किसी सेल को किल नहीं करना भाई। देखो सोच के देखो, नेक्रोसिस कब हो रहा है? सब सेल को डैमेज हो रहा है। अगर सेल डैमेज हो गई है तो वो सिग्नल देगी ना कि मैं डैमेज हो गई हूं या तो मुझे रिपेयर करो। पहला ऑप्शन सेल के पास हमेशा यही होता है। आपकी लाइफ में क्या होता है कि अगर कोई चीज खराब हुई है, सबसे पहले आप उसको ठीक करने की कोशिश करोगे ना, आप उसको फेंक तो नहीं दोगे। तो बॉडी भी तो वही करेगी। अगर उसकी सेल कोई खराब हुई है तो सबसे पहले सेल, आपकी जो बॉडी है वो चाहेगी वो सेल ठीक हो जाए। तो वो डैमेज सेल जो है वो सबसे पहले सिग्नल देगी कि मुझे ठीक करो। नहीं हुई तो अल्टीमेटली उसको नेक्रोसिस करना पड़ेगा। तो ये भी रेगुलेटेड ही है, वहां पर भी एक सिग्नलिंग काम करी, और जहां जहां पर सिग्नलिंग है वहां वहां पर रेगुलेशन है। सेल शेप चेंज को ब्लेब्स कहते हैं। सेल शेप को चेंज होने को नहीं कहते। जब सेल की शेप इरेगुलर हो जाती है उसे ब्लेब्स कहते हैं। वो जो इरेगुलरिटीज है ना, उन्हें ब्लेब्स कहते हैं। कैस्पेसिस क्या है? कैस्पेसिस है एंजाइम्स। ये क्या करते हैं? ये अपोप्टोसिस करते हैं। कैस्पेसिस क्या है? कैस्पेसिस क्या है? सॉरी, एंजाइम्स फॉर अपोप्टोसिस। एंजाइम्स फॉर अपोप्टोसिस। कौन से एंजाइम है? ये प्रोटीएजेस हैं। प्रोटीएजेस हैं। प्रोटीएजेस क्या करते हैं? प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं। प्रोटीएजेस क्या करते हैं? प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं। कैस्पेसिस नाम में उसका काम है। इसका नाम क्या है? कैस्पेसिस। C stands for cysteine. C stands for cysteine and यहां पर है एस्पार्टेट। अब इसके नाम में सिस्टीन भी है और एस्पार्टेट भी है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी एक्टिव साइट में होता है सिस्टीन, और ये जो प्रोटीन डाइजेस्ट करता है या प्रोटीन को क्लीव करता है वो एस्पार्टेट रेसिड्यू पे करता है। क्लीव्स एट एस्पार्टेट रेसिड्यू। सो क्लीव जो करता है वो एस्पार्टेट रेसिड्यू पे करता है और सिस्टीन को एक्टिव साइट में रखता है। तो ये है हमारा कैस्पेसिस।
भाई बायोकेमिस्ट्री पढ़ के आए हो, इतनी चीजें तो समझ में आती होंगी। तो जब हम कैस्पेसिस की बात करते हैं तो कैस्पेसिस दो टाइप के होते हैं। कैस्पेसिस दो टाइप के हैं, इनिशिएटर कैस्पेसिस और सेकंड है एग्जीक्यूटर कैस्पेसिस। इनिशिएटर कैस्पेसिस और एग्जीक्यूटर कैस्पेसिस। इनिशिएटर नाम से पता चल रहा है इनिशिएट करता है, स्टार्ट करता है अपोप्टोसिस को, स्टार्ट्स और इनिशिएट्स द प्रोसेस ऑफ अपोप्टोसिस, शुरू करता है अपोप्टोसिस के प्रोसेस को, जिसमें सबसे पहले या फिर आप कहोगे कि एग्जीक्यूटर कैस्पेसिस को एक्टिवेट करता है। एक्टिवेट्स एग्जीक्यूटर कैस्पेसिस, जिसमें है आपके कैस्पेस 9 एंड कैस्पेस 8, कैस्पेस 9 एंड कैस्पेस 8। उसके बाद सबसे पहले दोबारा से पढ़ लो, इनिशिएटर क्या करता है। इनिशिएटर शुरू करता है द प्रोसेस ऑफ अपोप्टोसिस। बेसिकली ये एक्टिवेट करता है एग्जीक्यूटर कैस्पेसिस को, एंड इसके दो एग्जाम्पल हैं कैस्पेस 9 एंड कैस्पेस 8। एग्जीक्यूटर क्या करता है, परफॉर्म्स, अभी करेक्टरिस्टिक्स समझाई थी ना आपको, परफॉर्म्स द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अपोप्टोसिस, परफॉर्म्स द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अपोप्टोसिस। सेल फ्रेगमेंटेशन करेगा, डीएनए का फ्रेगमेंटेशन करेगा, डीएनए को तोड़ देगा, न्यूक्लियर एनवेलप को तोड़ देगा, अभी आगे भी बताऊंगी। सो ये सारे काम किसके, एग्जीक्यूटर के हैं, एंड जिसका एग्जांपल है कैस्पेस 3 एंड कैस्पेस 7। अब क्वेश्चन कहां से आता है वो समझ लीजिए कि इतना सारा अपोप्टोसिस पढ़ा रही हूं, लेकिन मेनली जो क्वेश्चन आता है वो आपके करेक्टरिस्टिक्स वाले पार्ट से आता है। तो जो करेक्टरिस्टिक्स वाली एक आपकी पूरी स्लाइड है उसको बहुत अच्छे से कर लेना, वहां से क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन वहां से आता है। अभी नेक्स्ट पार्ट पे जाऊंगी तो वहां बताऊंगी वहां से कैसे आता है। इनिशिएटर क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपोप्टोसिस को, एक्टिवेट करते हैं एग्जीक्यूटर कैस्पेसिस को, और कैस्पेस 9 और 8 इसके एग्जाम्पल हैं। एग्जीक्यूटर कैस्पेसिस क्या करते हैं, ये परफॉर्म करते हैं अपोप्टोसिस के करेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि जो आपकी ब्लेब्स फॉर्मेशन है वो कराते हैं, और उसके बाद जो सेल फ्रेगमेंटेशन है वो कराते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप का तोड़ना करते हैं, क्रोमेटिन का फ्रेगमेंटेशन करते हैं, वो सारे काम करते हैं। एंड ये 3 और 7 इसके एग्जाम्पल हैं, यहां पर दिखाया भी हुआ है। सो यहां पर याद करेंगे, प्रोकैस्पेस जो है वो इनएक्टिव फॉर्म है, कैस्पेस जो है वो एक्टिव फॉर्म है, और ये एक्टिव से इनएक्टिव से एक्टिव कैसे होती है, इनएक्टिव से एक्टिवेट होती है बाय द प्रोसेस ऑफ अमाइनो एसिड क्लीवेज, या फिर इसे हम कहते हैं प्रोटियोलाइसिस। बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़ाया गया होगा प्रोटियोलाइसिस। प्रोटियोलाइसिस में क्या करते हैं, प्रोटीन के एक पोर्शन को क्लीव करते हैं, कुछ अमाइनो एसिड्स को क्लीव करते हैं, उसे कहते हैं प्रोटीलिसिस। सो प्रोकैस्पेस से कैस्पेस जब बनाने होते हैं तो प्रोकैस्पेस के एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को कट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो एक्टिवेट हो जाता है। क्लियर है ये पार्ट, क्लियर है सबको ये पार्ट।
टारगेट फॉर कैस्पेजेस, ठीक है, टारगेट फॉर कैस्पेजेस। सो कैस्पेजेस कैसे काम करते हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले टारगेट होता है साइटोस्केलेटन सिस्टम। सबसे पहला टारगेट है साइटोस्केलेटन सिस्टम। सोच के देखो, बॉडी में स्केलेटन सिस्टम है। अगर आपकी बॉडी में, अगर क्या है ही, आप सबकी बॉडी में स्केलेटन सिस्टम है। अगर आप इस स्केलेटन सिस्टम को निकाल दोगे तो क्या बॉडी इतनी स्ट्रेट या स्ट्रक्चर में रहेगी? नहीं, जो आपकी स्किन है वो लूज हो जाएगी और लटक जाएगी। ये कॉमन चीज है ना, अगर आपकी बॉडी के स्केलेटन सिस्टम को निकाल देंगे तो आपकी जो स्किन है वो लूज हो जाएगी, लटक जाएगी, राइट। उसी तरीके से सेल का स्केलेटन सिस्टम क्या कहलाता है? सेल के स्केलेटन सिस्टम को कहते हैं साइटोस्केलेटन सिस्टम। तो अगर कैस्पेज जो है साइटोस्केलेटन सिस्टम को तोड़ देगा, क्लीव कर देगा, तो क्या सेल की शेप बचेगी? नहीं बचेगी। तो इसी वजह से जो सेल है वो इर्रेगुलर हो जाती है, क्योंकि उसका स्केलेटन सिस्टम खराब हो चुका है और ब्लेब्स फॉर्मेशन होता है। कोरिलेट करके देखो अपनी बॉडी के स्केलेटन सिस्टम से। अगर आपकी बॉडी के स्केलेटन सिस्टम को निकाल देंगे तो आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर बचेगा? नहीं बचेगा, आपकी स्किन लटक जाएगी, लूज हो जाएगी। सिमिलरली अगर सेल के स्केलेटन सिस्टम को निकालोगे, जिसे साइटोस्केलेटन सिस्टम कहते हैं, तो बॉडी जो आपकी सेल है वो भी इरेगुलर हो जाएगी एंड ब्लेब्स फॉर्मेशन हो जाएगा। दूसरा टारगेट है न्यूक्लियर लेमिन। दूसरा टारगेट है न्यूक्लियर लेमिन। न्यूक्लियर लेमिन क्या है? न्यूक्लियर लेमिन एक साइटोस्केलेटन सिस्टम का प्रोटीन है जो न्यूक्लियर एनवेलप में होता है। डिटेल में बाद में पढ़ाऊंगी ये क्या है। प्रोटीन ऑफ साइटोस्केलेटन सिस्टम दैट फॉर्म्स न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर लेमिन क्या है? न्यूक्लियर लेमिन एक साइटोस्केलेटन सिस्टम का प्रोटीन है जो न्यूक्लियर एनवेलप में होता है। तो अगर प्रोटीन को तोड़ दिया तो न्यूक्लियर एनवेलप भी टूट जाएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी अचीव हो गई, न्यूक्लियर एनवेलप का ब्रेक डाउन हो जाएगा। न्यूक्लियर एनवेलप का ब्रेक डाउन हो जाएगा। थर्ड है कैड इनिबिटर। थर्ड टारगेट है कैड इनिबिटर। कैड का मतलब क्या है? कैड है कैस्पेज एक्टिवेटेड, कैस्पेज एक्टिवेटेड डीएनएस। डीएनए क्या करता है? डीएनए क्या करता है? डीएनए डाइजेशन करता है। डीएनए क्या करता है? डीएनए का डाइजेशन करता है। हम किसकी बात कर रहे हैं? कैड के इनिबिटर की बात कर रहे हैं। तो नॉर्मल सेल में क्या होता है? कैड होता है और उसके ऊपर एक इनिबिटर लगा होता है। नॉर्मल सेल में एक कैड होता है, डीएनएज होता है, डीएनए डाइजेशन जिसका काम होता है, और उसके ऊपर उसका इनिबिटर लगा होता है। ये नॉर्मल सेल है। अब सेल को करना है अपोप्टोसिस, तो इस इनिबिटर पे अटैक करेगा कैस्पेज। इस इनिबिटर पे अटैक करेगा कैस्पेज। इनिबिटर खत्म, इनिबिटर खत्म तो कैड फ्री। कैड क्या करेगा? डीएनए फ्रेगमेंटेशन, जो अभी आप पढ़ के आए हो, डीएनए फ्रेगमेंटेशन कर देगा। फोर्थ, नेक्स्ट होता है सेल सिग्नलिंग, या फिर स्पेसिफिकली सेल सर्वाइवल की सिग्नलिंग। अगर किसी सेल को लिविंग स्टेट में रखना है, सेल को सर्वाइव कराना है, तो उसको कॉन्टिन्यूअसली सिग्नल आता है कि यू नीड टू सर्वाइव। अगर एक सेल को सर्वाइव कराना है, उसे जिंदा रखना है, तो उसको कॉन्टिन्यूअसली सिग्नल्स दिए जाते हैं दैट यू नीड टू सर्वाइव। जब अपोप्टोसिस होता है, जब अपोप्टोसिस होता है तो सेल सर्वाइवल की सिग्नलिंग जो होती है वो डिस्टरप्ट हो जाती है, खराब हो जाती है।
सर्वाइवल नहीं है तो किलिंग ही होगी, तो सेल जो है वो अपोप्टोसिस में चली जाती है। सो क्या क्या टारगेट्स हैं? सबसे पहले साइटोस्केलेटन सिस्टम पर अटैक होता है। बॉडी का साइटोस्केलेटन सिस्टम निकाल दोगे तो सेल डेथ हो जाएगी, सॉरी बॉडी का स्केलेटन सिस्टम हटा दोगे तो स्किन लटक जाएगी, लूज हो जाएगी। सेम अप्लाइज टू सेल। सेल का स्केलेटन सिस्टम निकाल दो तो सेल जो है वो इरेगुलर हो जाती है, जिसे हम कहते हैं ब्लेब्स फॉर्मेशन। नेक्स्ट है न्यूक्लियर लेमन। प्रोटीन्स हैं ये साइटोस्केलेटन सिस्टम के, जो न्यूक्लियर एनवेलप बनाते हैं, और अगर न्यूक्लियर एनवेलप का प्रोटीन खत्म तो न्यूक्लियर एनवेलप खत्म। कैस्पेज एक्टिवेटेड डीएनए, डीएनए डाइजेशन करेगा, डीएनए है तो नॉर्मल सेल में कैड पर एक इनिबिटर लगा होता है, तो कैस्पेज इस इनिबिटर पर अटैक करता है, इस इनिबिटर को तोड़ देता है, जिसकी वजह से कैड एक्टिव हो जाता है, और ये कैड जो जाता है वो डीएनए फ्रेगमेंटेशन में। सेल सर्वाइवल की सिग्नलिंग डिस्टर्ब होती है, जिसकी वजह से एक्चुअली अपोप्टोसिस होता है। क्लियर एवरीवन? क्लियर हो गया? क्लियर है जी? चलो इंट्रिंसिक पाथवे पढ़ाती हूँ। इंट्रिंसिक पाथवे में काम करते हैं आपका माइटोकॉन्ड्रिया। इंट्रिंसिक पाथवे में काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये रही सेल, ये रही सेल, सेल का साइटोप्लाज्म, एंड साइटोप्लाज्म में हमारा डबल मेम्ब्रेन बाउंड माइटोकॉन्ड्रिया। सेल, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड। तो साइटोप्लाज्म में होता है एक प्रोटीन बैक्स, साइटोप्लाज्म में होता है प्रोटीन बैक्स, एंड आउटर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन पर होता है बैक। ये नॉर्मल सेल है। इसको मिला सिग्नल, सबसे पहले इस सेल को इंट्रिंसिक पाथवे, तो कौन सा सिग्नल? इंटरनल सिग्नल मिला। जैसे ही सिग्नल आता है अपोप्टोसिस का, बैक्स और बैक एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, बैक्स और बैक एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। पढ़ाया हुआ है ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स को क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स। ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स को कहते हैं कॉम्प्लेक्स। तो जब सिग्नल आता है, सबसे पहले बैक्स एंड बैक form a complex on outer mitochondrial membrane, on outer mitochondrial membrane। जैसे ही सिग्नल आता है, बैक्स और बैक एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, और स्पेसिफिकली माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन पर जुड़ते हैं जाके। ये यहां चला जाता है, ये यहां चला जाएगा और एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स बढ़ता है, जैसे ही कॉम्प्लेक्स बढ़ता है या बनता है, तो आउटर मेम्ब्रेन की जो परमेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। माइटोकॉन्ड्रियल आउटर मेम्ब्रेन परमेबिलिटी इंक्रीजेस, परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। जब ये परमेबिलिटी बढ़ जाती है तो साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम सी क्या है? एक प्रोटीन है, वो माइटोकॉन्ड्रिया को छोड़ के साइटोप्लाज्म में आ जाता है। साइटोक्रोम सी एंटर्स साइटोप्लाज्म फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया।
सबसे पहले बैक्स और बैक थे, सिग्नल आया, दोनों ने एक कॉम्प्लेक्स बनाया जिसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन की जो परमेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। तो साइटोक्रोम सी माइटोकॉन्ड्रिया को छोड़ता है और साइटोप्लाज्म में आ जाता है। साइटोक्रोम सी इंटरैक्ट करता है FF1 के साथ, इंटरैक्ट करता है FF1 के साथ इन साइटोप्लाज्म। जब FF1 के साथ इंटरैक्ट करता है तो यहां पर आके जुड़ता है प्रोकेस्पेज 9। प्रोकेस्पेज 9 बाइंड करता है FF1 के साथ, प्रोकेस्पेज 9 बाइंड करता है FF1 के साथ। आपके एग्जाम के लिए जितना जरूरी है मैं उतना ही पढ़ा रही हूं और इलेबोरेट करके नहीं पढ़ा रही, क्योंकि आपके सिलेबस में बहुत डिटेल में नहीं है अपोप्टोसिस। एक या दो चीजों के क्वेश्चन आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स के आते हैं और एक आगे वाले का आता है, वो बताती हूँ। FF1 के साथ जब बाइंड करता है तो ये एक्टिव फॉर्म में आ जाता है कैस्पेज 9, तो ये कैस्पेज 3 और 7 को एक्टिवेट करता है एंड फाइनली ये कर देंगे अपोप्टोसिस, एंड फाइनली ये कर देंगे अपोप्टोसिस। सबसे पहले बैक्स और बैक दो प्रोटीन काम करेंगे, दोनों का एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी बढ़ जाएगी। जैसे ही परमेबिलिटी बढ़ेगी तो साइटोक्रोम सी साइटोप्लाज्म में आ जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को छोड़ के, जिसकी वजह से साइटोक्रोम सी FF1 के साथ इंटरैक्ट करेगा साइटोप्लाज्म में, जिसकी वजह से प्रोकेस्पेज 9 इनसे जुड़ेगा और एक्टिव फॉर्म कैस्पेज 9 में आ जाएगा, जो दोनों प्रोटीन कैस्पेज 3 और 7 को एक्टिवेट करेंगे एंड फाइनली अपोप्टोसिस हो जाएगा। सो ये रहे बैक्स, साइटोक्रोम सी, FF9, 3 and 7 एंड अपोप्टोसिस। ये हो गया इंट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथवे की बात करते हैं तो एक्सट्रिंसिक पाथवे में काम करता है डेथ रिसेप्टर। ये है सेल, ये है सेल, सेल पर होता है डेथ रिसेप्टर। इस डेथ रिसेप्टर का इस डेथ रिसेप्टर का एक पार्ट होता है जिसे कहते हैं डेथ डोमेन। जिसका एक पार्ट होता है डेथ डोमेन। तो सबसे पहले रिसेप्टर पे आता है डेथ लीगेंड, सबसे पहले इस पर आता है एक डेथ लीगेंड, मतलब सिग्नल, ऑब्वियसली लीगेंड का मतलब सिग्नल आया रिसेप्टर पे लगा, जिसकी वजह से डेथ डोमेन एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से डेथ डोमेन एक्टिव हो जाता है। जब डेथ डोमेन एक्टिव होता है तो इस डोमेन पर आके लगते हैं दो मॉलिक्यूल ऑफ प्रोकेस्पेज 8, binds two molecules of procaspase 8, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोकेस्पेज 8 आके यहां पर लगते हैं, दोनों एक दूसरे को एक्टिवेट करते हैं, ये दोनों एक्टिवेट ईच अदर, एक्टिवेट कर देंगे तो क्या कहलाते हैं, कैस्पेज कहलाते हैं। तो बन गए कैस्पेज 8, कैस्पेज 8 फिर लेके आएगा कैस्पेज 3 को, कैस्पेज 7 को एंड फाइनली होगा अपोप्टोसिस। सबसे पहले एक्सट्रिंसिक पाथवे में काम करता है डेथ रिसेप्टर, जिसका एक पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं डेथ डोमेन। जैसे ही डेथ लीगेंड आता है उस पे बाइंड करता है तो डेथ डोमेन एक्टिवेट हो जाता है, जिस पर आके लगते हैं दो मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोकेस्पेज 8, एक दूसरे को एक्टिवेट करते हैं और कैस्पेज 8 में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहां पर लगता है कैस्पेज 3, कैस्पेज 7 एंड दैट कॉज फाइनली अपोप्टोसिस। सो यहां पर एग्जांपल दिया हुआ है
डेथ रिसेप्टर का एग्जांपल है टीएनएफ रिसेप्टर। टीएनएफ किसका एग्जांपल है? डेथ रिसेप्टर का। डेथ लीगेंड का एग्जांपल है टीएनएफ। बाइंड किया प्रो कैस्पेज 8 कैस्पेज 8 एग्जीक्यूटर कैस्पेजेस एंड फाइनली काम हो गया। क्लियर? बैक्स और बैक की फुल फॉर्म बता दूं। बैक्स है बीसीएल एसोसिएटेड एक्स प्रोटीन और बैक है BCL2 एसोसिएटेड किलर प्रोटीन। मैम साइटोक्रोम सी ही बाहर क्यों आता है? मैंने कभी पूछा कि आपका हार्ट ही पंप क्यों करता है, स्टमक क्यों पंप नहीं करता? पूछा नहीं ना। आपकी बॉडी में हर किसी चीज की फंक्शन डिसाइडेड है, हर किसी चीज को क्या करना है वो डिसाइडेड है ना। तो यहाँ पर ये भी डिसाइडेड है कि साइटोक्रोम सी को अपोप्टोसिस करना है, तो साइटोक्रोम सी ही बाहर आएगा। क्लियर है दोनों पाथवेज? कैंसर सेल में अपोप्टोसिस होता है कि नहीं? क्या लगता है आपको? अपोप्टोसिस का मतलब क्या होता है? सेल को किल करना। कैंसर सेल मर रही है? नहीं, अनरेगुलेटेडली ग्रोथ करे जा रही है, डिवाइड की जा रही है। तो क्या लगता है आपको, वहां पर अपोप्टोसिस होगा या नहीं होगा? जल्दी बताओ, दोनों पाथवेज क्लियर हैं या नहीं? साइटोकाइंस क्या है? केमिकल मैसेंजर्स है और इम्यून सिस्टम इन साइटोकाइंस को रिलीज करता है, बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अपोप्टोसिस कराते हैं, बॉडी को सिग्नल देते हैं, माइक्रोफेजेस को एक्टिवेट करते हैं, इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं साइटोकाइन, जिसमें से एक फंक्शन अपोप्टोसिस कराना भी है और वो हमने यहां पर यूज कर लिया। चलो फिर लास्ट पर बढ़ते हैं। रेगुलेशन ऑफ अपोप्टोसिस। ऐसे ही किसी सेल को तो किल नहीं कर सकते, ठीक है, उसको रेगुलेट करना जरूरी है। तो अपोप्टोसिस को रेगुलेट करते हैं BCL2 फैमिली प्रोटीन्स। सबसे पहले BCL2 क्या है? BCL2 एक प्रोटीन है। तो प्रोटीन फैमिली जब बनाई जाती है तो कैसे बनाई जाती है? जिन प्रोटीन्स में सेम डोमेन्स होते हैं, जिन प्रोटीन्स में सेम डोमेन्स होते हैं उनको एक फैमिली में रखते हैं। तो इस फैमिली का पहला मेंबर है BCL2। इसकी एक फैमिली बनाई गई। जिन भी प्रोटीन्स में BH डोमेन है, इस पूरी फैमिली के पास BH डोमेन्स होते हैं, इनकी एक फैमिली बनाई गई और ये क्या काम कर रहे हैं? ये आपकी बॉडी में अपोप्टोसिस को रेगुलेट कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। तो BCL2 फैमिली जो है, इसके प्रोटीन्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। प्रो अपोप्टोटिक, एंटी अपोप्टोटिक एंड थर्ड वन इज BH3 ओनली प्रोटीन्स। प्रो क्या करता है? अपोप्टोसिस को प्रमोट करता है। प्रो क्या करता है? प्रमोट करता है अपोप्टोसिस को। एंटी वर्ड मतलब अगेंस्ट, तो ये क्या करता है? ये इनहिबिट करता है।
ये इनिबिट करता है अपोप्टोसिस को। और BH3 ओनली क्या करता है, ये प्रमोट करता है अपोप्टोसिस को बट इनडायरेक्टली। ये प्रमोट करता है लेकिन इनडायरेक्टली। कैसे? या तो ये एक्टिवेट कर रहा होता है प्रो अपोप्टोटिक को कि चलो भाई काम करो और अपोप्टोसिस कर लो, या फिर ये इनिबिट करता है एंटी अपोप्टोटिक को कि आप काम मत करो और अपोप्टोसिस होने दो। सो BCL2 फैमिली प्रोटीन्स, इन सबके पास BH डोमेन्स होते हैं। इसी कैटेगरी में प्रो और एंटी दोनों के पास मोर देन वन BH डोमेन, इनके पास एक से ज्यादा BH डोमेन होते हैं, लेकिन इसके पास सिर्फ एक ही है, ओनली वन BH डोमेन। प्रो, एंटी एंड BH3 ओनली। प्रो प्रमोट करता है, एंटी इनिबिट करता है, एंड BH ओनली प्रोटीन प्रमोट करता है अपोप्टोसिस को लेकिन इनडायरेक्टली। या तो एक्टिवेट करता है प्रो अपोप्टोटिक को या फिर इनिबिट करता है एंटी अपोप्टोटिक को। चलो काम करो। सो BH की जब हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल्स हैं। एक क्वेश्चन कैरेक्टरिस्टिक से बनता है, दूसरा क्वेश्चन इनके एग्जाम्पल से बनता है कि एंटी अपोप्टोटिक के एग्जाम्पल है BCL2, BCLXL, प्रो के बैक्स और बैक, प्रो BH3 ओनली बिट बैड नॉक्सा प्यूमा। सो एक तो आप सभी लोग कैरेक्टरिस्टिक्स को याद करेंगे अच्छे से, और दूसरा आप इसके एग्जाम्पल्स को अच्छे से याद करेंगे जहां से क्वेश्चन बनता है। सो ये हैं अपोप्टोसिस के क्वेश्चंस जो बनते हैं। एंड विद दिस हम आते हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द थ्योरी। बताइए, जो डाउट्स हैं उन्हें पूछिए, अपने डाउट्स पूछिए, अदरवाइज वाइंड अप करते हैं। एल्बर्ट से पढ़ रहा हूँ, उसमें सारा मिल नहीं रहा है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, तो कूपर फॉलो कर लो, कूपर में सब है, कूपर से पढ़ लो। एल्बर्ट्स में सिग्नलिंग अच्छी है, बट जो सेल बायोलॉजी का मेन पार्ट है ना, वो एल्बर्ट्स में बहुत स्कैटर्ड है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर आप एल्बर्ट्स का देखोगे तो एक पार्ट आगे है, फिर उसके बाद थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल दिया हुआ है, फिर एक पार्ट नीचे। तो एल्बर्ट्स में ना जो सेल बायोलॉजी वाला पार्ट है वो बहुत स्कैटर्ड है, इसलिए बहुत सारी कंफ्यूजन होती है। बेटर कूपर में जाओ, वो थोड़ा कंसाइज है बट अच्छे से समझ में आएगा। पहले ना एल्बर्ट्स तब पढ़ी जा सकती है जब आपको बेसिक पता हो, क्योंकि फिर आपको समझ में आ जाता है अच्छा इस टॉपिक के बाद ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो। एल्बर्ट्स आप अगर फॉर द फर्स्ट टाइम टॉपिक पढ़ने जा रहे हो, अगर आप एल्बर्ट्स पढ़ोगे तो वो आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगी। तो बेटर है एक बार पढ़ लो, मना नहीं कर रही एल्बर्ट पढ़ने थे, पर पहले एक बार कूपर पढ़ लो तो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज हो जाएगा दिमाग में ना, टॉपिक सेटल हो जाएगा, फिर उसके बाद एल्बर्ट्स पढ़ लेना, फिर समझ में आ जाएगी। मैम इफ एसिडिटी ऑफ लाइसोसोम इज लॉस क्या होगा? अरियन का आंसर, पारिक आई वुड सजेस्ट प्लीज मुझे पूरा क्वेश्चन भेजो, क्योंकि जब आप लोग यहाँ टाइप करते हो तो वो क्वेश्चन इनकम्प्लीट होता है और फिर वो एग्जैक्ट पता नहीं चलता क्या पूछा जा रहा है। सजेशन ये है कि टेलीग्राम पर ग्रुप में एक पूरा क्वेश्चन भेज दो, क्या क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आंसर कर दूंगी।
क्योंकि ये पिछले बैचेस में बहुत बार हो चुका है। आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन आधा अधूरा भेजते हो और उसके साथ साथ फिर ऑप्शंस नहीं होते हैं, तो वो समझ ही नहीं आता और वो फिर क्लैरिफाई नहीं हो पाता। हाइपोक्सिया कंडीशन में अपोप्टोसिस क्या करते हैं, बताया ना, लिखा हाइपोक्सिया में होता है। या फिर अगर टेलीग्राम पे नहीं भेज सकते तो जो ये वाले लेक्चर्स होते हैं उसके पास आस्क्ड आउट का ऑप्शन आता है ना, तो उसमें भी डाल सकते हो आप क्वेश्चन, तो वहां पर इमेज डाल दो, वहां से भी क्लियर हो जाएगा, वहां से भी मिल जाएगा क्वेश्चन। विच एवर यू लाइक, योर चॉइस। सो बता दिए कहां से क्वेश्चंस आएंगे। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है लाइफ साइंसेस डिस्कशन IIT JAM एंड CSI नेट। बायोटेक्नोलॉजी सर्च करते हैं तो नहीं आता, इसलिए बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि ग्रुप ही नहीं है, ग्रुप है, लाइफ साइंसेस के नाम से है, लाइफ साइंसेस डिस्कशन IIT JAM एंड CSI नेट, PW का लोगो लगा हुआ है। चलो, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, वर्क हार्ड, बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, खुश रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।